आज आपका मार्जिनल कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। पहले आपका क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। और जो एक्सरसाइज है जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था वो आपकी होती रहेगी, बाद में हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। पर एक बार आपके सारे कॉन्सेप्ट और इलस्ट्रेशन हो गई है तो आप चाहें तो अपने आप से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आने वाले जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, आरटीपी के क्वेश्चन हैं, एग्जाम के क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस करे जा सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 क्या लिखा है देखते हैं जरा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ आरजे लिमिटेड वर्क्स आउट टू बी 12.5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिलेवेंट फिगर्स आर एज अंडर। ये सेल्स गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है और कैपिटल एम्प्लॉयड का 12.5% प्रॉफिट आया है, यानी इसका 12.5% कितना निकल कर आएगा? 4 लाख का 12.5%, 50,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा होगा। ये देखिए प्रॉफिट 50,000, प्रॉफिट जो है 50,000 रुपीज़ का आ रहा है। जो एग्जिस्टिंग लेवल है वो तो इन्होंने यहाँ पर लिख लिया। सेल्स अभी है 5 लाख की, डायरेक्ट मटेरियल है ऊपर देखिए 2.5 लाख के, डायरेक्ट लेबर है 1 लाख, वेरिएबल ओवरहेड 40,000। ये क्वेश्चन में गिवन है। वेरिएबल एक्सपेंस सारे माइनस कर दिए तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स्ड कॉस्ट पता नहीं कितनी है बट प्रॉफिट जरूर आपको पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का 12.5% है 50,000, तो बैलेंसिंग फिगर आपका फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कुछ भी नया नहीं किया है। आगे क्या लिखा है देखते हैं। द न्यू सेल्स मैनेजर हु हैज ज्वाइंड द कंपनी रिसेंटली estimates for next year a profit of about 23% on capital employed, provided the volume of sales is increased by 10% and simultaneously there is an increase in the selling price of 4% and an overall cost reduction in all the elements of cost by 2%। क्या लिखा है यहाँ पर? ये कह रहे हैं कि अगर सेल्स का वॉल्यूम 10% से इंक्रीज हो जाए, सेलिंग प्राइस 4% से इंक्रीज हो जाए, सभी कॉस्ट 2% से रिड्यूस हो जाए तो क्या होएगा? तो जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका 23% तक प्रॉफिट आएगा। हमें क्या बताना है? फाइंड आउट बाय कंप्यूटिंग इन डिटेल द कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट ईयर वेदर द प्रपोजल ऑफ सेल्स मैनेजर कैन बी अडॉप्टेड। क्या वो सही कह रहा है, गलत कह रहा है? यहां पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों आप कि जो आपकी सेल्स होती है वो होती है आपकी सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। एग्जाम्पल ले रहे हैं, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल आपकी सेलिंग प्राइस है 10 रुपये पर यूनिट, आपकी क्वांटिटी आप 5 बेचते हो, टोटल आपकी सेल्स निकल कर आती है 50 रुपीज़। क्वेश्चन में गिवन है, एग्जाम्पल में गिवन है आपके, अगर आप वॉल्यूम को 10% से बढ़ा दें, ये वॉल्यूम है आपका, अगर इसको 10% से बढ़ा दें तो ये 5.5 हो जाएगा क्वांटिटी। और यदि प्राइस को 4% से बढ़ा दें तो 4% अगर प्राइस बढ़ेगा तो कितना आएगा? 10.4 आएगा। आप 10 में 4% बढ़ा दीजिए तो 10.4 आएगा। तो आपका वैल्यू कितना बढ़ेगा ये देखना पड़ेगा हमें। 10.4 मल्टीप्लाई बाय 5.5 विल गिव यू 57.2 रुपीज़। यानी आपने वॉल्यूम भी बढ़ाया, आपने प्राइस भी बढ़ाई। प्राइस और वॉल्यूम बढ़ाने के बाद आपकी जो सेल्स है वो 57.2 हो गई। अगर मुझे इंडिविजुअली सेलिंग प्राइस और क्वांटिटी नहीं मालूम है तो भी मैं 50 से 57.2 पर पहुंच सकता हूं। कैसे? 50 रुपीज़ मेरी सेल्स है जिसमें क्वांटिटी और प्राइस दोनों मल्टीप्लाई करके आया है, मुझे इसमें इंक्रीज करना है तो 10% का हमारा हुआ है वॉल्यूम इंक्रीज, तो वॉल्यूम मैंने इंक्रीज कर दिया। और फिर हमारा 4% से हुई है सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दिया, टोटल सेल्स बढ़ गई 57.2 रुपीज़ आ गई। तो मुझे इंडिविजुअली नहीं मालूम फिर भी मैं इंक्रीज कर सकता हूं। वही आपके क्वेश्चन में किया हुआ है। कैसे किया हुआ है ये देखिएगा। सेल्स को 10% से बढ़ाया पहले वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से, और फिर सेल्स को बढ़ाया सेलिंग प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ 10%, फिर इसको और बढ़ाया 4%, सेलिंग प्राइस भी तो बढ़ गई, तो टोटल सेल्स आपकी इतनी बढ़ जाएगी, 5,72,000 आपकी टोटल सेल्स आ जाएगी। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे दोस्तों तो वॉल्यूम बढ़ाने से वेरिएबल एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। अगर वॉल्यूम 10% बढ़ रहा है तो सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस आपके 10% और बढ़ेंगे। जो 2.5 लाख है आपका डायरेक्ट मटेरियल वो 2.75 लाख हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर 1 लाख है जो 1,10,000 हो जाएगी,
वेरिएबल ओवरहेड 40,000 से 44,000 हो जाएंगे। जैसे जैसे आपके सेल्स का वॉल्यूम बढ़ा और वॉल्यूम बढ़ने से जो सेल्स बढ़ी है, सिमिलरली वो क्वांटिटी इंक्रीज होने से आपके सभी वेरिएबल एक्सपेंस 10% से बढ़ेंगे। पर साथ में ये भी लिखा है कि जो 23% का हम प्रॉफिट अचीव कर पाएंगे कैपिटल एम्प्लॉयड का, वो तब कर पाएंगे अगर हमारा ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। और ओवरऑल कॉस्ट 2% से रिड्यूस होती है, यानी सभी कॉस्ट 2-2% से रिड्यूस होती है। तो यहां पर जो है आपकी ये कॉस्ट 2% से रिड्यूस हो गई। ये देखिएगा आप 2,75,000, अगर ये 2% से रिड्यूस हो गई यानी कि ये खुद ही 98% बन गई, तो 2,69,500 आएगा। 1,10,000 को मैंने 98% से मल्टीप्लाई कर दिया, 44,000 को 98% से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट भी 2-2% मैंने रिड्यूस कर दी। कंट्रीब्यूशन मेरे पास आ गया यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, सेल्स में से सारी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन आ गया। जो फिक्स्ड कॉस्ट है दोस्तों, फिक्स्ड कॉस्ट वॉल्यूम के बढ़ने से नहीं बढ़ती, इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ भी 60,000 है जो पहले आई थी। पर दूसरी तरफ लिखा है कि ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन की सभी प्रकार की कॉस्ट 2% से हम रिड्यूस करेंगे, तब जाकर हमारी एक्सपेक्टेशन मीटअप होगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सभी प्रकार की कॉस्ट 2% से कम होगी, तो हमने यहां भी इसको 2% से कम कर दिया, यानी 60,000 मल्टीप्लाई बाय 0.98, 98% कर दिया। जो क्वेश्चन में लिखा है हमने वही किया। एग्जिस्टिंग सिचुएशन ये है, आप वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो, उससे ये इंपैक्ट पड़ेगा। आप साथ में सेलिंग प्राइस बढ़ाना चाहते हो, कॉस्ट को आप कम करना चाहते हो, तो सेलिंग प्राइस बढ़ रही है और कॉस्ट कम हो रही है। 2% से 4% सेलिंग प्राइस बढ़ेगी, कॉस्ट 2% कम होगी। सभी का इंपैक्ट लेकर फाइनल फिगर मेरे पास आ गई और ये मेरे पास प्रॉफिट निकल कर आ गया। तो प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना आ रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख रुपए, प्रॉफिट मेरा निकल कर आ रहा है जो मैंने सिचुएशन दी है, जो मैनेजर ने सिचुएशन दी है उससे, और आपका जो निकल कर आ गया 23.19% निकल कर आ गया है। सिंस प्रॉफिट ऑफ ₹92,780 is more than 23% of capital employed, the proposal of sales manager can be adopted। यानी कि वो सही कह रहा है कि 23% का जो है हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे। और जो आपका पहले प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना परसेंट था, पहले जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का प्रॉफिट था वो 12.5% था, वो आपने 23% से भी ज्यादा अचीव कर लिया, तो इसका प्रपोजल आप एक्सेप्ट कर सकते हो। यदि आप ऐसा सेल प्राइस बढ़ सकती है, सेल प्राइस के साथ वॉल्यूम भी बढ़ाया जा सकता है, कॉस्ट को रिड्यूस कराया जा सकता है, तो डेफिनेटली आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ा सकते हो। यही क्वेश्चन में पूछा था और आपने क्वेश्चन की ही बात को आंसर में लिख दिया और जस्टिफाई कर दिया कि हाँ ये जो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, आपका लास्ट क्वेश्चन, जिसके बाद आपकी आज की क्लास कंप्लीट होगी। मार्जिनल कॉस्टिंग आपका पूरा हो जाएगा चैप्टर। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो हम करते ही रहेंगे, वो अक्टूबर मंथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपको भी अगर मन करे तो ज़रूर आप लेक्चर लगाकर देख सकते हैं कि हाँ पेपर है, चलो 1 घंटा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर आपका चैप्टर तो सारा कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट सारे हो जाएंगे, इलस्ट्रेशन सारी हो जाएगी, और वही है फिर तो रेपिटेटिव है सब चीज़ें। आप खुद भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, एक ही बात है। इलस्ट्रेशन नंबर आपकी 13 है, उसे ज़रा पढ़ेंगे। स्टडी मटेरियल भी आपका ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 13 पढ़ने के लिए। ये कहता है एक्स लिमिटेड सप्लाइज स्पेयर पार्ट्स टू एन एयरक्राफ्ट कंपनी वाई लिमिटेड। द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एक्स लिमिटेड फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन ऑफ एनी वन स्पेयर पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। The production capacity of X Limited facilitates production of any one spare part। यानी वैसे तो ये एक से ज्यादा स्पेयर पार्ट बना सकते हैं, पर जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें आप एक बार में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक ही आप प्रोडक्ट को बना पाओगे, एक ही स्पेयर पार्ट को आप बना पाओगे। स्पेयर पार्ट जो है वो एयरक्राफ्ट के लिए बनाती है एक्स लिमिटेड कंपनी। The following are the cost and other information for the production of the two different spare parts A and B। दो डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स के लिए यहाँ पर डिटेल गिवन है, पर यूनिट की डिटेल्स गिवन है कि जो पर यूनिट है उसमें मटेरियल लगेगा, मटेरियल दे रखा है अलॉय यूजेज। आपको समझना पड़ेगा कि स्पेयर पार्ट बनाने के लिए मटेरियल है अलॉय, अलॉय की यूजेज गिवन है, ये मटेरियल होगा जरूर। 1.6 kg लगेगा एक यूनिट में, और बी में भी 1.6 kg लगेगा। मशीन जो है वो दो प्रकार की मशीन है, मशीन ए मशीन बी। पार्ट ए जब मशीन ए में जाएगा तो 0.6 आवर्स टाइम स्पेंड करेगा,
और जब मशीन बी में जाएगा तो 0.5 आवर्स का टाइम स्पेंड करेगा। वही जो पार्ट बी है वो सिर्फ 0.25 आवर्स लेता है मशीन ए में प्रोसेस होने के लिए, और मशीन बी में 0.55 आवर्स लेता है प्रोसेस होने के लिए। टारगेट प्राइस यहाँ पर गिवन है 145 और 115। टारगेट प्राइस यानी कि जितना पैसा मैं बेचकर कमा सकता हूँ, बेचकर रिसीव कर सकता हूँ वाई लिमिटेड कंपनी से। यहाँ तक की बात आपको क्लियर है। टोटल कितने आवर्स अवेलेबल हैं मशीन के वो भी यहाँ पर गिवन है। मशीन ए के जो है 4000 आवर्स अवेलेबल हैं, मशीन बी के 4500 आवर्स अवेलेबल हैं। अलॉय जो अवेलेबल है वो भी लिमिटेड है, 13000 kg का ही अलॉय है, और खरीदने का पर यूनिट का पर केजी का कॉस्ट है, पर केजी का 12.5 रुपये। अलॉय को पर केजी खरीदने की जो कॉस्ट है वो है 12.5 रुपये पर केजी। वेरिएबल ओवरहेड पर मशीन आवर भी लगते हैं। मशीन ए जब चलता है तो वेरिएबल ओवरहेड लगता है 80 रुपये का पर आवर। मशीन बी अगर चलती है तो वेरिएबल ओवरहेड लगते हैं 100 रुपये का पर आवर। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स डेटा गिवन है। पूछा क्या गया है समझ में नहीं आया अभी तक। सिर्फ यही समझ में आया कि कंपनी जो है स्पेयर पार्ट बनाती है एक्स लिमिटेड कंपनी, और एयरक्राफ्ट कंपनी जो वाई लिमिटेड है उसको बेचती है। ये एक टाइम पर एक स्पेयर पार्ट बना सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और पर यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल लगता है, कितने मशीन लगती है, कितना मशीन आवर अवेलेबल है, कितना अलॉय अवेलेबल है, वेरिएबल कॉस्ट क्या लगेगी, और मशीन का कितना टाइम अवेलेबल है, वो सब आपको गिवन है। टारगेट प्राइस गिवन है, कितने में बेच सकते हो। अब आपको बताना क्या है वो नहीं मालूम, वो नीचे लिखा होगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्पेयर पार्ट विच विल ऑप्टिमाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन एट द ऑफर्ड प्राइस। सीए इंटरमीडिएट में यही है कि दो में से एक चूज करो, सीए फाइनल में है दोनों को चूज करना है। कितना कितना चूज करना है ये बताना पड़ेगा, वो सीए फाइनल में। अभी सिर्फ इतना है कि दो प्रोडक्ट हैं, दो स्पेयर पार्ट है, उसमें से एक आपको चूज करना है। ऐसा चूज करना है जिससे कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑप्टिमाइज हो। कई बार आ सकता है जिससे सेल्स मैक्सिमाइज हो, जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो जो एंटिटी का ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को हमें पूरा करना है। यहां पर एंटिटी का ऑब्जेक्टिव है कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज कैसे हो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा कंट्रीब्यूशन हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो लग चुकी है, वो तो सेम है, आप कुछ भी बनाओ। इसीलिए अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो भी हम हमेशा ही कंट्रीब्यूशन जहां मैक्सिमाइज होगा वो चीज हम सजेस्ट करके आएंगे। तो देखते हैं कंट्रीब्यूशन कहां पर मैक्सिमम निकलता है। इसके लिए हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो यहां पर एनालिसिस गिवन है। मशीन ए के आपके पास 4000 घंटे हैं। मशीन ए के 4000 घंटे, चाहे आप ए बना लो चाहे उसमें बी बना लो, एक बार में आप एक ही बना सकते हो। तो अगर पार्ट ए मशीन ए में 0.6 आवर्स लेता है तो 4000 घंटे में कितने यूनिट्स बन पाएंगे। अगर मैं सिर्फ मशीन ए की बात करूं तो मशीन ए में 0.6 आवर्स लेता है और 4000 मशीन आवर्स हैं, तो टोटल ये 66666.6 यूनिट्स बना सकता है पार्ट ए की। मतलब अगर मैं पूरी मशीनें यूज कर दूं तो उस मशीन ए में इतने यूनिट्स बन सकते हैं। हालांकि मशीन बी की भी आवश्यकता पड़ेगी। मशीन बी जो है उसके टोटल आवर्स हैं 4500 घंटे, 4500 आवर्स। हालांकि जो पार्ट ए है वो आधा घंटा लेता है, आधा घंटा लेता है। इसका मतलब है कि मैं 4500 घंटे में 9000 यूनिट्स इसके बना सकता हूं, 9000 यूनिट्स बना सकता हूं। ये सब आपके लिमिटिंग फैक्टर हैं जो लिमिट कर रहे हैं आपकी प्रोडक्शन को, कि भाई इससे ज्यादा बनाने नहीं दूंगा। मशीन ए बोल रही है कि मैं 6666 क्वांटिटी से ज्यादा प्रोसेस नहीं करने दूंगी। मशीन बी बोल रही है कि मैं तुम्हें 9000 क्वांटिटी बनाने की छूट दूंगी। अलॉय बोलता है कि भाई टोटल 13000 kg अवेलेबल है। यदि मैं पूरा का पूरा पार्ट ए के लिए यूज करूं तो 1.6 kg चाहिए होता है, 13000 अवेलेबल है। तो यदि टोटल 13000 किलो अवेलेबल है और एक यूनिट के लिए 1.6 kg मुझे चाहिए होगा, तो मैं 8125 मैक्सिमम बना सकता हूं। कितना कितना मैं मैक्सिमम बना सकता हूं वो ये आ गया पार्ट ए। यदि मैं सिर्फ पार्ट बी बनाऊं तो मैं कितना कितना बना सकता हूं वो आपको देखना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से कि मशीन ए में 4000 घंटे हैं, आधे से भी आधा घंटा 0.25 आवर्स लगते हैं, यानी करीब करीब मेरे हिसाब से 15 मिनट लगते होंगे। तो 15 मिनट में अगर पार्ट बी बन रहा है तो 4000 घंटे में 16000 पार्ट भी प्रोसेस हो सकते हैं मशीन ए में। तो मशीन ए कह रही है कि अगर
मेरी कैपेसिटी की बात करो तो मैं पार्ट बी जो है 16,000 क्वांटिटी प्रोसेस कर सकती हूँ। मशीन बी जो है वो कह रही है कि भाई मेरा जो टोटल कैपेसिटी है 4,500 घंटे की है मेरे पास, और अगर पार्ट बी आप बनाओगे जिसको 0.55 आवर्स लगता है, तो फिर 4500 डिवाइडेड बाय 0.55 आप 8181 बना सकते हो। अलॉय जो है 13,000 kg का है, वो तो सेम ही लगता है 1.6 kg, तो 8125 बना सकते हो। ये सब चीज़ें आपको लिमिट कर रही है कि इससे ज़्यादा आप नहीं बना पाओगे, तो जो इनमें से मिनिमम आएगा उतना तो आप बना ही सकते हो, इसकी गारंटी। यानी अगर आप स्पेयर पार्ट ए बनाते हो तो क्योंकि आप 9,000 बनाने जाओगे तो 9,000 मशीनें तो प्रोसेस ही नहीं कर पाएगी। यदि आप 8125 बनाने जाओगे तो मशीनें तो प्रोसेस ही नहीं कर पाएगी, इसीलिए आप 6666 बना सकते हो मैक्सिमम, जिसको मशीन ए भी प्रोसेस कर पाएगी, मशीन बी भी प्रोसेस कर पाएगी, उतना आपके पास अलॉय भी अवेलेबल है, अलॉय भी अवेलेबल है। सिमिलरली अगर मैं पार्ट बी की बात करूं तो अगर मैं उसको 16,000 बनाने निकलूं तो मशीन ए तो प्रोसेस कर लेगी, पर मशीन बी बोलेगी भाई 8181 से ज़्यादा आप प्रोसेस नहीं कर सकते। अगर मैं 8181 बनाने निकलूं तो मशीनें बोलेगी भाई मेरी तो 16,000 कैपेसिटी है, मैं तो प्रोसेस कर लूंगी। मशीन भी बोलेगी हाँ 8181 मेरी कैपेसिटी है, मैं पार्ट बी के प्रोसेस कर लूंगी। पर अलॉय बोलेगा नहीं सर, आप मैक्सिमम यूजेज कर सकते हो 8125 यूनिट्स के लिए। इसका मतलब आप 8125 यूनिट्स तो बी की बना ही सकते हो, जो भी लिमिटिंग फैक्टर में सबसे कम है उतना तो आप बना ही सकते हो। वो निकल कर आ गया, ये क्वेश्चन में पूछा था। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑप्टिमाइज करेगा कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले ये देखा मैं कितने यूनिट्स बना सकता हूं इनके। अगर मैं इसके 6666 यूनिट बनाता हूं, इसके 8125 बनाता हूं, दोनों केस में अलग अलग कितना मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा वो मुझे देखना है। आपको मालूम है कि जो मटेरियल है वो 12.5 रुपये का 1 किलो का है, तो 1.6 kg लगेगा एक यूनिट के लिए, तो इतना इतना पर यूनिट मटेरियल का खर्चा लगेगा। और सिमिलरली जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं आपके मशीन ए के, वो भी आप निकाल सकते हैं। वेरिएबल ओवरहेड कैसे निकालेंगे सर? वेरिएबल ओवरहेड के लिए यहाँ पर गिवन है कि वेरिएबल ओवरहेड मशीन ए के लगते हैं 1 घंटे में लगते हैं 80 रुपये। तो यहाँ पर जो है एक यूनिट में कितने घंटे लग रहे हैं? एक यूनिट में लग रहे हैं 0.6 आवर्स। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 0.6, 48 रुपीज़ का आपका खर्चा आएगा एक यूनिट पर। मशीन बी जो है अगर उस पर मैं पार्ट ए को प्रोसेस करता हूं तो आधा घंटा लगता है। 1 घंटे मशीन बी चलती है तो 100 रुपये का मेरा वेरिएबल ओवरहेड आता है, जो आपने ओवरहेड में पढ़ा था, पर आवर रेट, मशीन आवर रेट। अगर आधे घंटे मशीन चलेगी, यानी कि एक यूनिट बनाने के लिए आधा घंटे चलती है मशीन, तो वो आधे घंटे में मेरा 50 रुपये का खर्चा आ जाएगा। मैं अभी पर यूनिट देख रहा हूँ, पर यूनिट मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ गई 118। पार्ट ए के केस में, सिमिलरली आपने पार्ट बी के केस में निकाल ली, तो दोनों की आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। प्राइस जो है वो भी गिवन है, 145 रुपीज़ मिलेगा, इसका 115 मिलेगा। तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 27 रुपये आ रहा है पर यूनिट ए से, और 20 रुपये आ रहा है पर यूनिट बी से। कितनी कितनी यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करा। डिमांड पर कोई कैप नहीं लगाई हुई, जैसा लास्ट पिछली बार क्वेश्चन में किया था, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आप बेच ही सकते हो 5000 यूनिट्स, तो फिर वो एक और लिमिटिंग फैक्टर आ जाता। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, आप जितने बनाओगे उतने आप बेच सकते हो, ये क्वेश्चन में डीम्ड है। अगर कुछ गिवन नहीं है तो जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो उतना बेच सकते हो। तो यहाँ पर आप 6666 बना रहे हो तो इतना बेचोगे तो कितना निकल कर आएगा? 6666 मल्टीप्लाई बाय 27 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है। तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया? 1,79,982। सिमिलरली आप प्रोडक्ट भी बना रहे हो 8125, 20 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है इस पे पर यूनिट, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है 1,62,500। ज़्यादा किस में आ रहा है? पार्ट ए में आ रहा है। तो पहले आपने देखा कि आप पार्ट ए बना कितना सकते हो, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर चेक्स लगे हुए हैं। सीए फाइनल में आएगा पार्ट ए बनाना है, पार्ट बी बनाना है, दोनों बनाने हैं, बताओ ऑप्टिमम मिक्स क्या होगा, कितना कितना बनाएं। बहुत सारे लिमिटिंग फैक्टर दे रखे हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मोर देन 1 की फैक्टर हो जाता है। यहाँ पर आपसे नहीं पूछा, आपसे बोला है यहाँ पर
कि आप दो में से एक ही बना सकते हो, तो आप पहले देख लो कि दोनों में से मैं कितना कितना बना सकता हूँ दोनों का। अगर मैं सिर्फ ए बनाऊँ तो 6 6 6 6 बना सकता हूँ, अगर सिर्फ पार्ट बी बनाऊँ तो 8 1 2 5 बना सकता हूँ, बिकॉज मशीन ए लिमिटेड है, मशीन बी लिमिटेड है, अलॉय लिमिटेड है, जो तीनों चीज़ें प्रोसेस कर पाए उतनी तो मैं बना ही सकता हूँ, जो मैंने निकाल लिया पार्ट ए पार्ट बी का, और इनका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आएगा वो भी निकाल लिया। क्योंकि पार्ट ए में ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है इसलिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। आपके पार्ट ए का आंसर हो गया। आपको यही बताना था कि कौन सा स्पेयर पार्ट आपका कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज करेगा। क्वेश्चन 2 बोलता है इफ वाई लिमिटेड रिड्यूस द टारगेट प्राइस बाय 10%, दोनों का टारगेट प्राइस 10 रुपए से घटा रहे हैं और मैंने डिसाइड करा है कि मैं बेचूंगा पार्ट ए, मैं बेचूंगा स्पेयर पार्ट ए, बेचूंगा प्रोडक्ट ए, और वाई लिमिटेड जो है जिस कंपनी को बेच रहा हूं अगर वो टारगेट प्राइस को 10% से रिड्यूस कर दे एंड ऑफर्स ₹60 पर आवर ऑफ अनयूटिलाइज्ड मशीन आवर, कि जितने आपकी मशीन की कैपेसिटी बची हुई है यदि मैं वो वाई लिमिटेड को यूज करने दे दूं, मैं तो एक्स लिमिटेड हूं ना सर, अगर मैं वो कैपेसिटी वाई लिमिटेड को यूज करने दे दूं तो हर घंटे के लिए 60 रुपये मुझे मिलेंगे। जी हाँ, एक घंटे की रेट आ गई सर 60 रुपये की। कैलकुलेट द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्पेयर पार्ट आइडेंटिफाइड अबव, ये आपको एक नया ट्विस्ट दे दिया है कहानी में। क्या कहते हैं ये कहते हैं कि आप जो पार्ट्स बना रहे हैं पार्ट ए के वो 6666 बना रहे हैं, जिसमें मशीन है तो आप पूरी यूज कर लेंगे। यही तो हमने निकाला था, मशीन ए के 4000 घंटे, उसके हिसाब से आप 6666 बना सकते हैं, जो कि आप मैक्सिमम उतना ही बना सकते हैं पार्ट ए का, तो वो तो आप पूरा मशीन ए को यूज कर लेंगे। बट अगर आप 6666 बनाते हैं तो आप मशीन बी जो है आधा घंटा लगता है सर, और 6666 एक यूनिट को आधा घंटा लगता है, तो आप मशीन बी की सिर्फ आप 3333 आवर्स ही यूज कर पाएंगे। हालांकि मशीन बी के 4500 आवर्स हैं अवेलेबल, आप यूज करोगे 3333, क्योंकि मशीनें ज्यादा प्रोसेस नहीं कर सकती इसलिए हमने कम क्वांटिटी चूज करी, और इसीलिए आप मशीनें तो पूरा यूज कर लोगे पार्ट ए बनाने के लिए, बट मशीन बी आप सिर्फ 3333 आवर यूज करोगे, और टोटल जो मशीन बी की अवेलेबल कैपेसिटी है वो है 4500 घंटे, यानी कि 1167 आवर्स और बच गए, अनयूटिलाइज मशीन आवर्स बच गए, मशीनें तो पूरा यूज हो गया। आपको कहा गया है कि अगर आप प्राइस को 10% रिड्यूस कर दे, आपको कहा गया है कि अगर वाई लिमिटेड प्राइस को 10% रिड्यूस कर दे तो क्या होएगा, प्राइस 10 रुपये कम हो जाएगी, कॉस्ट में तो कोई कमी नहीं आई, कॉस्ट तो मेरी उतनी लग रही है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में शायद गिवन है नहीं, कंट्रीब्यूशन आपका निकल कर आ रहा है, यानी अगर मेरी सेलिंग प्राइस 10% कम होगी यानी 14.5 रुपीज कम होगी पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट सेम है, कंट्रीब्यूशन मेरा कम हो जाएगा, 27 आ रहा था उसमें से अगर मैं माइनस कर लूंगा 14.5 रुपीज, तो मेरा अब जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो 12.5 रुपये का आएगा, मल्टीप्लाई बाय 6666, तो मेरा कंट्रीब्यूशन आया 83,325 का मेरा नया कंट्रीब्यूशन आ गया स्पेयर पार्ट ए का, नया कंट्रीब्यूशन आ गया स्पेयर पार्ट ए का। बट मुझे 60 रुपये मिलेंगे पर आवर, जो मैंने बचाए, जो एक्स्ट्रा आवर्स मेरे पास पड़े थे मशीन बी के, उसके बदले मुझे 60 रुपये मिलेंगे, यानी कि 1167 मल्टीप्लाई बाय 60, इतना रुपया आपको मिलेगा, और आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन है 83,325। तो आप क्या टोटल जो पैसे आप कमा पाओगे, अब कमा पाओगे 1,53,345, 1,53,345 पैसा आप कमा पाओगे। यहां तक की बात क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर है आपको? तो ऐसे आप कर सकते हैं, यहां थोड़ा सा अलग तरीके से किया हुआ है, उसकी जरूरत नहीं है, जैसे मैंने कराया, कंट्रीब्यूशन आपका कम हो गया 14.5 से, तो नया कंट्रीब्यूशन कितना आया आपको पता लग गया, इतना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, साथ में जो अनयूटिलाइज मशीन आवर है उसके पैसे भी मिल रहे हैं आपको पर आवर के 60 रुपये, तो यानी कि अब आपको टोटल इतना कमा पाओगे, जो पहले आप 1,79,000 कमा पा रहे थे, क्वेश्चन में गिवन है कि यदि सामने वाली पार्टी ने 10% प्राइस कम कर दी आपकी, मैंने चूज किया है कि मैं पार्ट ए बनाऊंगा, तो मेरा पार्ट ए में 10% का जो सेलिंग प्राइस है 145 की 10% यानी 14.5 सेलिंग प्राइस कम हो रही है, कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट तो सेम ही है, तो कंट्रीब्यूशन मेरा गिर जाएगा। हालांकि जितने मेरे मशीन आवर्स बचे हैं, चाहे मशीन ए के बचे हो मशीन बी के बचे हो, तो मशीन ए के तो कुछ बचे नहीं है क्योंकि वो मैंने पूरा यूज कर लिया, मशीन बी के जरूर बचे थे, वो मैं 60 रुपये पर आवर के बेसिस पर आगे सेल कर दूंगा वाई लिमिटेड को, और मेरा कंट्रीब्यूशन उससे भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, पैसे थोड़े से उससे और आ जाएंगे, कंट्रीब्यूशन में फॉल होएगा। हालांकि अंडर यूटिलाइज जो मशीन आवर्स हैं उससे थोड़ा पैसा भी रिकवर होएगा, तो अब मेरा जो नया पैसा बनेगा
जो मेरे पास चीज़ें आएगी अंडर यूटिलाइज मशीन आर से और रिड्यूस कंट्रीब्यूशन से, वो टोटल जो अमाउंट आएगी वो है 1,53,345। ये आपका जो था सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए। अब आपकी समरी है और बुक के जो क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस करेंगे और करते रहेंगे जब तक आपका मन करेगा। मैं भी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ये भी प्लस आपके जो आरटीपी के हैं, जैसे जैसे टाइम मिलेगा वो क्वेश्चंस के मैं वीडियोस बनाते रहूंगा, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ एक क्वेश्चन बैंक का भी वीडियो बन जाए। पर आपके अटेम्प्ट के लिए जिनके अभी एग्जाम है उनके लिए हो गया मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर। अब आपकी ड्यूटी है कि आप ये प्रैक्टिस करें और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। यदि आप एक दो क्वेश्चंस को अपनी नोट्स कॉपी में लिखना चाहते हैं, जो मैंने नोट्स दिए उसके बाद लिखना चाहते हैं, तो नोट डाउन कर सकते हैं क्वेश्चंस के साथ। वो ट्रिक्स वगैरह आप पकड़ सकते हैं, जो फॉर्मूलेज वगैरह में लिखा है उनको नोट डाउन कर सकते हैं लास्ट क्लास में। सभी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट होएगा और 2 क्लासेस में आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो जाएगा, 2 या 3 क्लासेस में, और फिर लास्ट में हम सर्विस कॉस्टिंग करेंगे। सर्विस कॉस्टिंग के बाद आपकी जो लास्ट क्लास होगी वो आपकी एंट्रीज की क्लास होगी और उसके बाद अपना ऑलमोस्ट 90-95% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर सिर्फ आपके ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि मैं थ्योरी का एक वीडियो आपको ज़रूर दूंगा, पर सितंबर एंड तक मेरा टारगेट है कि आपका ये 90-95% ऑलमोस्ट जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनका सभी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपका कंप्लीट हो जाए। मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, रिवाइज करिए। कम आपको इसलिए करवाता हूँ जो आपको नोट्स वगैरह कम दिए ताकि आप उसे अच्छे से कर पाएँ। और अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखने हैं तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस को आप अपने उसी नोट्स में इंसर्ट कर लीजिए, ताकि एग्जाम से पहले वो कॉन्सेप्ट पढ़ें, एग्जाम्पल्स पढ़ें, और वो ट्रिकी क्वेश्चंस भी अगर आपने लिखे हुए हैं या बुक में मार्क करे हुए हैं तो वो भी आप एग्जाम से पहले देख लें। पर ज़्यादा क्वेश्चंस को इंक्लूड ना करें, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस को इंक्लूड करने से आपकी कन्फ्यूजन बढ़ेगी। अभी जितना मर्जी प्रैक्टिस करें, बट जो 1.5 दिन है एग्जाम से पहले उसमें आप क्या करेंगे, उसके लिए वो नोट्स मैंने आपको दिए हैंड रिटन, और साथ में आप कुछ क्वेश्चंस को और इंसर्ट कर सकते हैं, एडिशनल ऐड कर सकते हैं। बस वही पढ़ेंगे, वही एक एक चीज़ बारीकी से पढ़ेंगे, खुद छुपाकर आंसर करने की कोशिश करेंगे। आरटीपी सॉल्व कर सकते हो आप, गलतियां हैं, गलतियां मिलेगी तो उसको फाइंड आउट कर सकते हो कैसे आया, कहाँ पर चूक हो गई, क्यों नहीं समझ पाए, क्वेश्चन समझने में दिक्कत थी क्या। तो ये आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, जितनी करोगे उतना बेटर रहेगा। जो आपका पहला चैप्टर है कॉस्ट शीट इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपका जो है मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर, ओवरहेड, प्रोसेस कॉस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो मैंने आपको ये मार्जिनल कॉस्टिंग कराया और स्टैंडर्ड बजटरी, वेरी इंपॉर्टेंट। बजटरी कुछ नहीं है, उसमें आपको सिर्फ बजट बनाने हैं, उसके भी सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही करवाने हैं, वो भी आपको बाद में करवा दिए जाएंगे। बस कॉस्ट शीट बनानी है उसमें, और कुछ नहीं करना। प्रैक्टिस करते रहिए, मन लगाकर पढ़िए, जरूर आप सफल होंगे, एग्जामिनेशन ला पाएंगे। इवन 95-99% भी बच्चों के आते हैं, 100 मार्क्स भी बच्चों के आए हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी में, तो एग्जामिनेशन तो आराम से आ सकती है, ये मेरा मानना है। 80% 90% तक सही कर आ सकते हैं अगर आप, तो आराम से आपके एग्जामिनेशन आ सकती है। 80% भी ठीक कर दिया ना पेपर, एग्जामिनेशन आ जाएगी। चलिए फिर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।